जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आशु मंचंदा आंटी को। आंटी आप प्लीज हमें और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, आपके चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। और अंकल का, गुरु जी के आश्रम का बहुत 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 धन्यवाद। कुणाल अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरे को ये बहुत मुद्दत बाद ये दोबारा से मौका मिला है गुरु जी की उस्तक करने का। तो मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इससे पहले गुरुजी ने कई बारी मौका दिया, लेकिन अब की बारी शायद कुछ मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई होंगी कि जो गुरुजी ने बहुत दिनों बाद ये मुझे मौका मिला। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज और सब पूरी टीम को, और स्पेशली कुणाल अंकल और विक्रम अंकल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे दोबारा से याद किया और ये मुझे इतना सुंदर मौका दिया। गुरु जी से जो जुड़ना हुआ वो मेरा बहुत बहुत इंस्टेंट था, एंड दैट वाज जनवरी 2005 जब हम गुरु जी के शरण में आए। और बहुत इंस्टेंट बुलावा था गुरु जी का। हम किसी से अचानक ही ऐसे ही मिलने किसी काम की वजह से गए और उन्होंने वहां पर जिक्र किया गुरु जी का, जबकि फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फैमिली, नॉन बिलीवर इन गुरुज, एंड माय फादर ही वाज अ बहुत अटूट फॉलोअर ऑफ कृष्णा, और हमारे घर में बिल्कुल वही था। और संगत जी, ये भी एक बड़ी अमेजिंग सी बात है कि जो मेरा स्टडी टेबल होता था वो मेरे मंदिर के सामने होता था। तो पढ़ते पढ़ते जैसे होता है थोड़ा सा वो सिर उठाया तो कृष्ण जी दिखे, तो होता यही था, मैं मन मन में उनसे बातें किया करती थी कृष्ण जी से। तो उनकी मेरे को उस मूर्ति में मेरे को उनके जवाब आते थे। कभी स्माइल, कभी मतलब मैं कुछ पूछती थी और वो काम नहीं होने वाला था तो वो स्माइल नहीं करते थे, और कई बार बड़ा सैड सा भी फेस होता था। और स्पेशली ये सारी मेरी बातें होती थी एग्जाम टाइम पर, कि मैं यही होता था, बताओ ना मेरा कल एग्जाम कैसा जाएगा। तो मतलब आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, लेकिन जब मेरा 12th का एग्जाम था तो मैं जब पूछा कि ना मेरा कल का एग्जाम कैसा जाएगा, बताओ आप मेरे को कान्हा जी, तो ही वॉज नॉट स्माइलिंग। और जबकि मैथ्स मेरे लिए मेरा सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट रहा। सबके लिए ही होता है सबसे डिफिकल्ट, लेकिन फॉर मी इट वॉज इजीएस्ट सब्जेक्ट। जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था उस दिन मैं मैथ्स किया किया करती थी। तो वो जब मेरे का आज क्या हुआ, मेरी आंखों का धोखा है या सच में कुछ गड़बड़ होने वाला है, पता नहीं, लेकिन एक्चुअली इट हैपेंड। क्या वजह थी मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैं गई मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरे बोर्ड एग्जाम, और टोटली मेरे वो जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पूरे वॉश्ड आउट हो गए मेरे माइंड से, बिल्कुल ब्रेन से। एंड लाइक क्राइड, मेरे फर्स्ट पेज पे ही मतलब मैंने क्रॉस कर दिया उसको। और जबकि ये होता था कि हमारी जो टीचर हुआ करती थी जब वो पढ़ाती थी तो वो इस तरीके से करता था कि जब किसी को कोई वो थोड़ा सा समझा के वो पूरी एक्सरसाइज बोर्ड पे करवाती थी, बुला बुला के स्टूडेंट्स को। तो जब मतलब किसी का हाथ नहीं खड़ा होता था तो एंड देन शी यूज्ड टू कॉल मी, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आई यूज्ड टू गो टू द ब्लैक बोर्ड एंड डू द एग्जाम, वो अपना सम्स। तो और उसके बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ, और क्या मर्जी थी ईश्वर की मैं नहीं जानती, लेकिन नंबर अच्छे आए, लेकिन जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतने तो बिल्कुल नहीं आए ऑब्वियसली। लेकिन ये तो मेरी थी प्री जर्नी जो गुरुजी के पास आने से पहले की, मतलब भगवान जी मेरे साथ साथ में मैं कनेक्टेड थी वो मेरे साथ कैसे हो सकते। तो उसके बाद और जो हमारे घर में मेरे फादर की जो टीचिंग्स रही वो यही कि सबसे बड़ा जो वही है गीता का ज्ञान, इससे बढ़कर आगे कोई भी नहीं। तो वही हम फॉलो किया करते थे। लेकिन एंड
कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी भी गुरु को मानो जाओ ये। तो मन में मेरे भी वही सारे विचार थे, लेकिन उस दिन गुरुजी का बुलावा था, तो मैंने कहा मेरे को जाना है, आप क्या लेके चलेंगे जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया? तो कहते हाँ हाँ जरूर। तो लेकिन वो थोड़ा सा फिजिकली उस टाइम कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ हैंड में प्रॉब्लम था, तो उसके बाद में मैंने कहा वो कोई इशू नहीं है अंकल, वो मैंने कहा उनको हम बुला लेते हैं, मेरे हस्बैंड को, तो वो है। और मैंने कहा मैं अपने बेटे को भी बुला लूं, तो तब उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, किड्स आर नॉट अलाउड। तो मैंने कहा अच्छा। तो वहां पर जब मैं गई, मंदिर पहुंचे, तो गुरुजी को जब देखा, तो मैं सिर्फ देखती रह गई। मतलब वो गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का जो देख के, मतलब वो होता है ना कि पूरे आप कैसे मैं बखान करूं, वो वर्ड्स ही नहीं मुझे मिल रहे कि बिल्कुल मोहित, अटूट, जिसे सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज्ड। तो उसके बाद में ना ये कृपा रही गुरुजी की कि पहले दिन ही गुरुजी ने हमसे बात करी और नाम पूछा, क्या करते हो? तो उस टाइम जो थोड़ा सा अंकल ने बिजनेस चेंज किया था, जो फ्रूटफुल नहीं रहा था, तो काफी उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा गुरुजी बस आप इनको आशीर्वाद दो, इनको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने वेरी लाउडली ही सेड दे दित्ता, एंड ट्वाइसली ही सेड दे दित्ता। और उसके बाद में मतलब सो अमेज्ड टू सी गुरुजी। तो मैंने कहा मेरे को तो जानना है गुरुजी के बारे में। तो जो हमको लेकर गए थे, तो मैंने उनको बोला, कहते भाई मुझे भी इतना ही जितना पता था मैंने आपको बता दिया। तो देन वो ओल्गा के ओल्ड फ्रेंड थे, तो मेरे को उन्होंने ओल्गा से मिलवाया और कहा कि ये हमको यहाँ पर लेकर आई हैं, ये आप इनसे पूछो गुरुजी के बारे में। कहते क्योंकि मैं भी एक दो बार ही आया हूँ बस गुरुजी के पास, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता। तो उस टाइम ओल्गा आंटी ने जिस तरीके से गुरुजी का बखान किया हमारे आगे, जो उनके बारे में बताया, तो दैट वाज फॉलिंग इन लव विद गुरुजी एट राइट एट दैट वेरी मोमेंट। तो मतलब आज हम उस पल का या वो सारे चीजें अगर हम वो करें, तो इतना शुक्राना करते हैं हम गुरुजी का कि गुरुजी आपने हमें अपनी शरण में लिया अपने होते हुए। तो इससे इससे बढ़कर और क्या तात होएगी रब की। और उसके बाद में नो लुकिंग बैक, मतलब फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, देखो प्रॉब्लम्स तो है, अगर हमने ह्यूमन लाइफ ली है तो वो तो आएंगी, लेकिन जब अगर ऊपर सिर पर गुरुजी का हाथ हो तो वो निकलती चली जाती है। इसमें मैं आपको बताऊं कि बच्चे मेरे सेटलिंग स्टेज पे थे और अंकल का जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आ गई थी, मतलब चेंज किया और इसलिए वो फ्रूटफुल नहीं रहा, काफी फाइनेंशियल ट्रबल्स में हम लोग आ चुके थे उस टाइम। तो और उनके सपने इतने बड़े बड़े थे, जो छोटा था वो ही वांटेड टू बिकम पायलट, एंड दैट एल्डर वन ही सेड कि ना मेरे को ना इंजीनियरिंग कर रहा था जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, वो इंजीनियरिंग में था उस टाइम। तो उसने बोला मुझे तो एमबीए करना है और एमबीए भी मुझे करना है, मास्टर्स करनी है यूएस से। तो मैं हंसती थी, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा इतना प्रॉब्लम्स है घर में फाइनेंशियली, तो आप इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख रहे हो? तो अब ये गुरुजी का फेथ जो बच्चों के मन में आया, उन्होंने बोला मम्मी टेंशन नहीं लेना, गुरुजी है ना, वो करवाएंगे। और हकीकत में संगत जी, कैसे वो बच्चा छोटे वाला मेरा, वो पायलट बनने के लिए कनाडा गया। और नो डाउट काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि लाइफ है और गुरुजी बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट इजी, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। मतलब ही रियली हैड अ वेरी टफ टाइम इन कनाडा टू बिकम अ पायलट। क्यों? क्योंकि जिस कॉलेज में हमने उसका एडमिशन करवाया, वो बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग सम लॉज वो बंद हो गया, कॉलेज ही बंद हो गया उसका।
और उसके बाद में हमने क्योंकि हमको ये था कि हमने लोन लेके बच्चे को भेजा था, तो एक लोन लेने के लिए भी जब तक आप ले रहे हैं तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है, तो बैंक वालों ने हमें बोल दिया था कि आप अपना पूरा लोन ले लीजिए, नहीं तो इसके बाद हम नहीं रिलीज कर पाएंगे। तो हमने कहा आज भी भरनी कल भी भरनी पूरी फीस, तो हम टर्म टर्म में क्या भरे, हम पूरी इकट्ठी भर देते, क्योंकि हमारे ऊपर में भी ये ऐसा प्रेशर आ रहा है बैंक का। और उसके बाद में दैट कॉलेज, उसने कुछ लॉ ब्रेक कर दिया वहां के एविएशन के रूल्स का, जिससे उसका कॉलेज ही बंद हो गया। और उसके बाद में हमने उसको बहुत सारी मेल्स डाली कि हमारे पैसे वापस तो कर दो, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि उस बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने इतनी मेहनत करी, डट के काम किया, और इतनी सफरिंग्स के साथ वो रहा कि उसने सारी फीस अपनी फिर से दोबारा जमा करी और फिर एक नए कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां पर भी उसको दिक्कत आई, क्योंकि उसने गुड फेथ में वहां कॉलेज को बता दिया था कि ऐसे ऐसे अब मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, और मैं इस तरीके की मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई एंड नाउ आई एम डूइंग दिस, और मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाएगा। तो उन्होंने शिकायत कर दी ये कनाडा, जो उनका जो भी ऑफिस है, जो भी कहते हैं उसको, तो उन्होंने इसको लेटर डाल दिया मेरे ऋषभ को, बेटे को, कि लीव कनाडा एट वंस। और उस वक्त में वो भागा इधर से उधर, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब जितने भी उसके जान पहचान के लोग थे सबने बोला कि नहीं ऋषभ, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और अगर कुछ करना चाहते हो तो लॉयर से कांटेक्ट करके देख लो। और वो लोग कितना मांग रहे थे फीस, $30,000। तो उसने बोला मेरे पास अगर पैसे होते तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं ना, तो पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो देन एट लास्ट उसने गुरुजी के आगे माथा टेका अपने ही घर के मंदिर में, और वहां पर उसने वो जो लेटर था वो गुरुजी के चरणों में रख दिया जो उसको आया था कनाडा ट्रस्ट से। तो बोला कि गुरुजी, मैं अगर कोई भी गलत काम किया हो तो मैनू तुसी पूरी सजा देना, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं किया तो मेरे नाल न्याय तुसी करना, मेरे जज भी तुसी, मेरे वकील भी तुसी। तो वो लेके वो अगले दिन वहां पर वो हुआ, पेश हुआ। तो उन्होंने बोला, और इस कह रहे कि नहीं आपको मिल जाएगा, इसको वर्क परमिट मिल गया, एंड उसका वो जो एडमिशन था वो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया। तो ये है हमारे गुरुजी कि किस तरीके से वो करते, जब वो बोलते हैं ना कि सारी सारी जगह से जब आपके रास्ते बंद हो जाते, तब ये सारे ऐसे रास्ते खोल देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये ऐसे इनकी कृपा है। बस हमें रखना है तो विश्वास, और हाँ ऑफ कोर्स हमें कोई गलत कर्म नहीं करना, क्योंकि अगर हम गलत कर्म करेंगे, कुछ भी गलती करेंगे, तो वो तो हमें भुगतना पड़ेगा, कर्मों का अकाउंट तो देना पड़ता है। तो उसके बाद मैं बात करूं अपने बड़े बेटे की, अब उसने ये बोला कि मम्मा मेरे को तो यूएस से ही करना। तो उसने बोला मैं जीमेट का ना एग्जाम दे देता हूँ। तो तब वो साथ साथ कोई जॉब कर रहा था, तो उसने बगैर कुछ ज्यादा प्रिपेयर किए हुए, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत रहा है, तो उसने जीमेट का एग्जाम दे दिया। तो अच्छा आया उसका स्कोर, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जितनी उसमें इंटेलिजेंस है तो वो उतना नहीं आया। तो उसके बाद में ना उसने मेरे को पूछा कि मम्मा गुरुजी से पूछो कि मैं दोबारा दे दूं जी मैट का एग्जाम। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी अदा अदा कह रहे दोबारा दे दे। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया उसका कि ना, ए भी जो दवाया है ना, ए मैं दवाया, दूजी बार भी देगा तो इतना ही स्कोर आना है। मैं बता दिया उसको बाद में, गुरुजी ने बोला ये दूसरी बार भी देगा तो यही होगा, और वो भी उन्हीं की कृपा से हुआ है, ये इतना तेरा इतना जो भी स्कोर आया। तो खैर उसने यूएस में अप्लाई करा, इसको कॉल आ गया।
तो अब उसके बाद में आपको पता ही है कि वहाँ पहले तो यहाँ पर इंटरव्यू होता है कि जाके वहां पर एम्बेसी में जाके देना होता है आपको। तो अब हर जगह तो मतलब वो मेरे को अप्रोच करता था कि मेरी ये बात गुरुजी से आप करोगे, ये मेरी ये बात गुरुजी से आप करोगे। तो अब वहां पर तो मैं थी नहीं, एम्बेसी में तो हम लोग अलाउड नहीं रहते। तो वहां पर क्या हुआ कि 5 विंडोज में से 4 विंडोज में रिजेक्शन, मतलब एक विंडो पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रहे थे। तो उसने ना अब उस टाइम गुरुजी को खुद ही अरदास करी कि गुरुजी इस विंडो पे मेरा नाम ना आए। तब गुरुजी ने उसको जवाब दिया, कंजरिया वीजा उन्हें नहीं, मैं लाना है। एग्जैक्ट उसने आके मुझे ऐसे बताया कि गुरुजी ने मुझे यही वर्ड्स में जवाब दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका एग्जैक्टली उसी विंडो पे नंबर आया जहां पर रिजेक्शन हो रहे थे। और उसके बाद में जब इसने अपना वो दिया एंड उसने बहुत प्यार से इसका जो कुछ भी उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे और बोला ग्रांटेड। तो अब जहां पर गुरु महाराज हो वहां पर कैसे ना वो बात बनी। और गुरुजी को मैंने हाँ एक अरदास मैंने और करी थी कि गुरुजी अगर ऐदा वीजा लग गया ना तो कंडीशंस अप्लाई गुरुजी, मेरे को फीस दे पैसे नहीं हैगे और तुसी भरने, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे को नहीं है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा फीस होती है यूएस जैसे जगह पे पढ़ाने की, और वो भी एमबीए की। लेकिन आज भी मैं और मेरे हस्बैंड हम रिकॉल करें कि उस टाइम हमारे पास वो पैसे कहाँ से आए, हम नहीं रिकॉल कर सकते। कहाँ से आते थे, किस तरीके से उसकी फीस जाती थी, हम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर सकते। और जो भी हमको वो बोलता था, कहते ये लोग ना झूठ बोलते होंगे कि इनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहते जिनको प्रॉब्लम चल रही होती है उसके दोनों बच्चे बाहर थोड़ी पढ़ने जाते। अब उनको कौन समझाए भाई, हमने थोड़ी पढ़ाया, पढ़ाने वाले वो, फीस देने वाले वो, भेजने वाले वो, वीजे लगवाने वाले वो। तो कैसे कैसे ना हो वो। तो अब ये किसी का भी जो जिनके पास में गुरुजी जैसे नहीं है लोग, या जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है, तो वो तो कहाँ से बिलीव करेंगे, वो विश्वास कर भी नहीं सकते। तो हम कहते हैं मत करो, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। तो अब ये तो हम जानते हैं, गुरुजी जानते हैं। और उस टाइम पर जब हाँ जो बड़ा बेटे का वो हुआ, तो वहां पर जब जाते हैं बच्चे तो 20 घंटे की जॉब मिल जाती है जिससे वो अपनी लिविंग निकाल लेते हैं। लेकिन उसको कोई ऐसी वो नहीं मिली। तब मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी अब लिविंग दी भी फीस तुसी मतलब पैसे साडे कोल ही दवाओगे। मैं कहा नहीं तो जो भी बच्चा जाता है ਉਹਨੂੰ लग जाती है जॉब, अपने लिविंग तो निकाल लेंदा। मैं कहा ए भी फिर तुसी करवाओगे। तो अब गुरुजी के प्लान्स कोई छोटे नहीं होते, गुरुजी के प्लान्स बहुत बड़े बड़े होते। तो अब गुरुजी को ये पता होता है कि हमारे दिल में कौन सी इच्छाएं जो है वो हमारी दबी हुई है, या कौन सी इच्छा है। तो क्योंकि बड़ा बेटा मैंने आपको बताया था कि वो काफी इंटेलिजेंट है, और थ्रू आउट अपना चाइल्डहुड से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा। तो ये मेरे मन में होता था कि मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पाई, इवन आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑलवेज। तो अब ये कभी ले ले, ये सिर्फ मेरे मन में था। मैंने आज तक कभी ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बोली थी। तो लेकिन ये मेरे मन में था, लेकिन मन की बात तो सिर्फ गुरुजी जानते। तो गुरुजी को पता था कि ये मेरे मन में है, तो इसीलिए उसको छोटी जॉब नहीं मिली। उसको जॉब ऑफर आया कॉलेज से ही, एक मतलब अपनी मास्टर्स करते करते उसको अपने जूनियर्स को पढ़ाने का, अपने से जो बिल्कुल 1 साल छोटे उसमें है, तो उनको पढ़ाने का उसको एज अ प्रोफेसर उसको जॉब मिली। उसको सैलरी भी मिली और उसको वो स्कॉलरशिप भी मिली। तो ये जो मेरे मन में था कि कभी उसको स्कॉलरशिप मिलता, कि मेरे मन की इच्छा वो पूरी करता, तो वो गुरुजी ने देखो कैसे किस तरीके से पूरी करी। संगत जी, गुरुजी ने
मतलब बहुत बहुत ज्यादा हमारे साथ में कनेक्शन बना के रखा। जब मैं गुरुजी के मतलब बना के मतलब उनकी कृपा बनी रही हमारे पर, सॉरी मेरे वर्ड गलत हो गया। तो जब मैं गुरुजी के पास पहुंची थी तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था, और उस फ्रोजन शोल्डर को जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बहुत भयंकर तरीके से हो गया था मेरे को। तो उन्होंने बोला था कि ये तो आपका तो इतना ज्यादा फ्रोजन है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, आपका एक्सरसाइज से तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो मैंने ना छोड़ दिया, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने कहा अभी कौन पैसे खर्च करेगा और इसके ऊपर में, तो ये छोड़ दो, मेरा काम तो चल ही रहा है ना। तो संगत जी, वो एक शब्द चलता है, बिन बोलिया किस आगे कीजिए अरदास। तो गुरुजी तो जानते हैं ना, मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे को मतलब मन में भी नहीं कभी बोला। तो कब मेरा गुरुजी के पास जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। तो जितना भी शुक्राना करे इस मालिक का उतना कम है। तो और बिल्कुल उसके बाद में ये देख लो कि 2005 से लेकर अब आज 24 अभी तक, 25 20 साल से ऊपर हो गए। तो बिल्कुल ठीक हूं मैं, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो कभी प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं आती। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पास नए नए जुड़े थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ था, और साथ में मेरे ब्रदर इन लॉ को भी हार्ट अटैक हुआ था। तो मैंने ना उन दोनों के लिए जरूर अरदास की थी कि दोनों ठीक हो जाए, और दोनों बिल्कुल ठीक हुए। और उसके बाद में जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको फिर से एक बारी दोबारा से बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया। तो जब पता चला तो मैंने फिर उनके लिए गुरुजी को अरदास करी, तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि मैं 10 साल दे चुकिया। एंड उसके बाद गुरुजी खामोश, कुछ नहीं बोली। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि नाउ मतलब अब नहीं। और हकीकत में एक्चुअली वो थोड़े दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन ये है कि अगर आपने सिर्फ एक बार भी अरदास करी है तो गुरुजी सुनते हैं, और जब उन्होंने करना होता है तो वो एक ही बार में कर देते हैं। और अगर कर्मा अकाउंट है, अगर नहीं करना तो नहीं होना। तो अब ये तो गुरुजी के ऊपर है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए थे, तब हमारे पास जो हुआ करती थी वो छोटी गाड़ी हुआ करती थी, मारुति 800 हुआ करती थी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने होते थे कि हम जैसे वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, कभी उसकी मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, हमने करवाते थे। तो लेकिन संगत जी, एक इतनी गजब कृपा थी गुरुजी की कि हमको ना गुरुजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, कोई बात करने को, कुछ सोचने को। मतलब हर वक्त दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी रहते थे। तो जो भी मिलता था हम उसको गुरुजी के बारे में बस मतलब घूम फिर के हमारा टॉपिक गुरुजी पर आ जाता था। तो फिर वो बोलते थे कि अच्छा हमें ले चलो, तो हम कहते थे हाँ चलो। तो हमारी वो 800 में कभी भी नॉर्मली 5 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, लेकिन कभी भी 5 लोग नहीं बैठे उसमें, कभी 7 कभी 8। मतलब इतनी नई संगत भर भर के गई है उसमें, कभी भी मतलब इससे कम तो लोग होते नहीं थे। हम एक के ऊपर एक मतलब कोई किसी की गोद में बैठ के एडजस्ट होके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, इस तरीके से गुरुजी के पास हम पहुंचते थे। और थोड़े टाइम बाद में मैंने क्या देखा कि ना अंकल पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब देखो कुछ 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 कैलकुलेट करते रहते। तो मैंने पूछा क्या लगे रहते हो, कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने जब 2-4 बार पूछा तो बोले यार हमारी मेंटेनेंस तो होती नहीं है गाड़ी की, लेकिन हमारे इसकी माइलेज बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे तो हाँ, तो काफी कम होती थी, काफी कम मतलब जितनी एक नॉर्मल 800 देती है माइलेज उतनी ही देती थी। लेकिन
उसके बाद में उसकी एवरेज इतनी मतलब दिनों दिन बढ़ती गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और हाँ, हाँ, उससे पहले गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी हमारे उस गाड़ी में बैठे हैं। मुझे ड्रीम आया कि उस गाड़ी में बैठे हैं और मैं सुबह उठ के मैं नीचे गई क्योंकि वी आर ऑन थर्ड फ्लोर। तो ऑब्वियसली गाड़ी तो नीचे ही पार्क होएगी, तो मैं नीचे गई और मैंने जहां पर गुरुजी बैठे थे, मतलब ड्राइविंग सीट के पीछे वाले हिस्से में, मैं वहां पर गई, मैंने माथा टेका। और क्योंकि गुरुजी के ड्रीम्स ड्रीम्स तो होते नहीं, वो तो सच में होते। तो मैं कहा गुरुजी बहुत 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 ब्लेस हो गई ये गाड़ी कि इसमें आपके चरण पड़ गए। और उसके बाद देख लो कि इतने वो। और हमारा क्या था कि क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो हमारे जो व्हील्स थे वो भी काफी वॉर्न आउट हो गए थे। लेकिन वॉर्न आउट होने के बावजूद भी हमारे को ये होता था कि कहीं पर भी अगर ये पंचर हो गया तो पंचर वाला कहेगा कि क्या लगाऊं मैं इसमें पंचर, इस टायर में तो जान है नहीं। तो लेकिन आप सोचो कि उस टाइम बड़े मंदिर के वो रास्ते में सड़क नहीं बनी हुई थी, पत्थर डले हुए थे उस वक्त में। और वो पत्थरों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी विट्टी डली हुई थी, तो वो गाड़ी जो है वो वहां से जब कुतुब से टर्न लेती थी उसके बाद में बड़े मंदिर तक डग 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 ऐसे होती थी। या उससे जब एम्पायर स्टेट भी जाते थे तो वो वाली सड़कें तो ठीक थी, लेकिन बड़े मंदिर की ऐसे हुआ करती थी तब। तो और इतने बंदे बैठे हुए, तो हमारे को ये होता था कि अगर कहीं पर भी ये पंचर हो गया तो पंचर वाला जान को रोएगा कि कैसे लगाओ, मैं टायर में तो कुछ बचा ही नहीं हुए। लेकिन संगत जी, इतनी कृपा गुरु जी की कि ना माइलेज उसकी बढ़ती गई, कभी भी वो गाड़ी पंचर नहीं हुई, ना तो आते ना तो जाते। और भर भर के संगत वो लाती रही गाड़ी, क्योंकि गुरु जी ने जो ब्लेस किया था। और उसके बाद में अ, ये होता है कि ना जब भी हम कभी कभी गुरुद्वारे चले जाते हैं, तो मतलब जैसे गुरुजी ने बंगला साहब को काफी ब्लेस किया हुआ है। मतलब जो बोला कि गुरुजी ने कि अगर हाँ जाना है तो बंगला साहब है या फिर अमृतसर का गुरुद्वारा। तो अब हम जब बंगला साहब भी मतलब कभी भी जाना होता है तो यही होता है, गुरुजी अपने वाला शब्द सुना देना। मेरा अमृतसर भी जाना हुआ तो वहां पर भी मैंने बोला था कि गुरुजी शब्द तो सारे हैं, लेकिन हम ना उन्हीं से ही कनेक्ट हो पाते जो मंदिर में चलते। तो गुरुजी अपने वाले शब्द सुना देना। तो मैं आपको ये बंगला साहब की बात बताऊं, तो हम किसी को लेकर गए थे, तो उन्होंने चोला लेना था, तो हमने कहा था चलो आप बंगला साहब से ही ले लेना, रुमाला साहब वहीं से ले लेना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो वहां पर वो गए और उसके बाद में मत्था जब टेका तो शब्द चला, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। और बिलीव करना संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की, इतनी फ्रेग्रेंस तुम क्या ही मैं बताऊं। और जो हमारे साथ गए थे अब वो बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना मतलब वो कनेक्टेड ही नहीं है वैसे दूसरे वे में। गुरु जी से तो बिल्कुल ही नहीं थे, तो वो तो सिर्फ रुमाला साहब लेने गए थे वहां पर। तो वो कह रहे हैं चलो चलो चलो। मैंने कहा गुरु जी यहाँ पर है, मैं उनको कैसे समझाऊं कि इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं कैसे उठ के चली जाऊं। गुरुजी यहाँ पर हमको ब्लेस कर रहे हैं, इतनी अपनी खुशबू से और अपनी प्रेजेंस से हमें नवाज रहे हैं, तो हम कैसे चले जाएं। तो लेकिन बहुत ज्यादा तो मैं ना उसके बाद में जहाँ पर वो शयन होता है, मतलब दरबार साहब को, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है बाद में, तो वो रूम में, वहां पर भी जब उसके बाहर भी माथा टेका, वहां पर भी इतनी फ्रेग्रेंस। और उसके बाद जो एक और अजूबा हुआ, जब हम निकल के वो प्रसाद लेके हम टर्न हुए, तो एक मतलब अंकल जी वो मेरे को मिले और मतलब सामने से ऐसे टकराए, मतलब हम क्रॉस हुए तो मेरे को बोलते जय गुरु जी आंटी। मैं हक्की बक्की सी ऐसे देखती रहेगी। आंटी भी नहीं बोला, उन्होंने कहा जय गुरु जी, तुम यहाँ पर गुरुद्वारे में सॉरी, मैं यहाँ पर तो सारे सत श्री अकाल बोलते हैं, ये तो जय गुरु जी तो कोई भी नहीं बोलता। और मैं जब एकदम
आंखें मेरी फटी रह गई और मैं उसको ऐसे देखा, तो जिस वे में वो बोले कि होया, वो अंदाज बिल्कुल गुरुजी का था। मतलब किस किस वे में कहाँ कहाँ आके गुरुजी हमको मिलते हैं, ब्लेस करते हैं, कैसे हमारे वो करते, कोई भी हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि मैं क्या ही मैं बताऊं आपको। एक बार ये 2014 की ही बात है, होली का दिन था। तो होली के दिन हम लोग मंदिर आए गुरुजी को माथा टेकने, हैप्पी होली करने। तो मैं उस दिन जब देखा तो गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे थे। तो मैं, मतलब होता है कि ना, अच्छा मुझे इस एंगल से नहीं लग रहा, मैं दूसरे एंगल से देखा वो है, तो स्माइल नहीं कर रहे थे। तो ना जैसे होता है ना, जीभ बहुत जबरदस्त, मतलब बड़ी बेचैनी सी, घबराहट सी महसूस होती है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ गुरुजी के स्वरूप में, जब मतलब माथा टेकते हैं तो गुरुजी फेस स्माइलिंग ही है और वो उनके तो स्वरूप भी स्माइल करता। तो अब बड़ी वो हुई घबराहट सी, क्या कर सकते हैं। और वापसी पे जब ऑन द वे टू घर हम वापस जा रहे थे, तो हमें शाम को एक सत्संग पे जाना था, होली वाले दिन ही। तो मैंने बोला, मैं तो देखो अब थक गई हूँ सुबह से, मैं तो अब नहीं जा पाऊंगी। कहते नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाना। मैंने कहा घर से एक भी चला जाए तो सबकी अटेंडेंस लग जाती है सत्संग में, तो आप चले जाओ। तो लेकिन थोड़ी देर बाद में ना मेरे को, क्योंकि मन में ये बेचैनी हो रही थी कि आज गुरुजी का स्वरूप इतना सीरियस क्यों था, वो स्माइल क्यों नहीं कर रहे थे गुरुजी। मैं बहुत बेचैन थी अंदर से, मन में। और उसका जवाब मेरे को थोड़ी देर बाद ही मिल गया, क्योंकि अंकल ने एकदम 10 मिनट बाद ही बोल दिया कि नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम घर पहुंचे और वो दिन तो जैसे बीता, लेकिन अगले दिन सुबह देखा तो अंकल के लोअर लेग पर रेड रेड पैचेस, और जैसे वो ब्लड ऊज आउट होके अपनी वेन्स में से आके ऊपर में ना जम गया हो, बिल्कुल वैसे। और अंकल इतने ज्यादा, मतलब हस्बैंड मेरे इतने ज्यादा वो है कि कह रहे ना तो मेरे से ग्लास पकड़ा जा रहा है, ना ही मेरे से उठा बैठा जा रहा है, ना मैं टर्न कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद में हम लेकर गए डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल इनको, मतलब एक लेके अपने हिसाब से, हम तो सिर्फ चेकअप के लिए गए थे। तो वो छोटा सा हॉस्पिटल था, उन्होंने एडमिट कर लिया कि हम इनके चेकअप कर लेते। तो वहां पर तो उन्होंने एडमिट ही कर लिया अपने पैसे ही बनाने के लिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बाद में हम, किसी ने हमें बोला कि आप ना यहाँ से आप चले जाओ, ये ठीक से ना डायग्नोज नहीं कर रहे, ये कुछ आपका बेवकूफों की तरह बिल बनाए जा रहे हैं। तो हम उसके बाद में वही हमको लेकर गए, नवीन अंकल और विजय अंकल, जो संगत के ही हैं। तो वो हमको लेकर गए फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर बीडी पांडे एक है उनके पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये परपुरा नहीं है, दिस इज वेस्कुलाइटिस, स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। और फिर वहां से वो जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और वहां उस डॉक्टर के पास जब हम पहुंचे तो गुरुजी की बहुत 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 ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो वहां पर वो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं अरदास करती हुई आ रही थी कि अगर गुरुजी सही इलाज हुए तो मैनू इंडिकेशन दे देना, अगर डॉक्टर सही हुए, इलाज सही हो रहा हो तो इंडिकेशन मैनू दे देना। तो वहां पर गुरुजी की खुशबू आ गई। तो मेरे को वहीं पर फोर्टिस के गेट से ही आ गई थी कि गुरुजी ने बता दिया था कि अब तू सही जगह पर आ रही है। और वो इलाज में मेरे पास जितने भी पैसे थे, वो सारे मेरे खर्च हो चुके थे। और अब ये तो बात गुरुजी को ही पता था। और ये देखिए संगत जी, कि वो डॉक्टर ये बोला मेरे को कि ना, वैसे तो आपका इलाज ना, जो आपकी कंडीशन है, मतलब अंकल के लिए बोले,
तो आपको एडमिट करा के होना चाहिए, लेकिन ना आप इतना टॉर्चर पहले ही सह चुके हैं, तो हम आपका इलाज घर से करेंगे। अब ये तो गुरुजी को पता था ना कि अब मेरे पास जितने पैसे हैं वो तो खत्म हो चुके हैं मेरे पहले वाले 15 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में, तो अब नहीं है। तो ये देखो, ये कौन डॉक्टर बोलता है आज की डेट में कि आया हुआ पेशेंट जिसकी कंडीशन इतनी खराब है, जो एक कदम नहीं चल सक रहा, और पूरे बॉडी पर इस तरीके से पैचेस हो गए थे कि ना जैसे मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो और सारे बॉडी पे ब्लड ही ब्लड, इस तरीके से ऐसे ऐसे से पैचेस थे। तो अब सिर्फ ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्हें पता था कि अब जितने पैसे इसके पास खत्म है, तो अब वही तो उन्होंने इलाज हमारा घर से किया, और उसके बाद अंकल धीरे 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 ठीक होते गए। और संगत जी, ये तो इस तरीके की वो हुई। और मैं बताऊं कि ना गुरु जी ने 29 तारीख को, 31 मई को गुरु जी ने अपना चोला बदला। और 29 मई की बात है कि मैं पूजा कर रही थी अपने, और उस दिन क्या था कि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ गुरु जी की कृपा से। तो जब हम गुरुजी के पास नहीं भी पहुंचे थे तब भी मैं पढ़ती थी, तो ये उन्हीं की कृपा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले मैं अपनी मर्जी से पढ़ती थी, वो भी उन्हीं का दिया हुआ होगा कृपा। तो जो मैं पढ़ती आ रही थी, तो मैं वो पढ़ रही थी, तो उस दिन थोड़ा मैं, क्योंकि सुबह मैं नहीं पढ़ पाई थी अच्छी तरीके से, तो मैं कहा चलो शाम को मैं पढ़ लूंगी। तो शाम को मैं वो जब पढ़ रही थी, तो देखा एक जो मेरे मंदिर में वो कबर्ड में बना हुआ था उस वक्त में, वो मेरा मंदिर। तो उसमें दो कंपार्टमेंट्स जैसे, मतलब एक मंदिर अलमारी में नहीं होता कि आपके दो खाने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे ऊपर नीचे में मेरी शिव पुराण और ये सारी पूजा की किताबें थी, और ऊपर वाले खाने में एक बीच में मेरी शिव जी की मूर्ति थी, और पीछे वाली साइड पे गुरुजी के स्वरूप थे। तो मैं जब पढ़ रही थी, तो मुझे कुछ ऐसे खिसकने की आवाज आई। तो होता कि मेरा ये सेंटेंस खत्म हो, तो उससे पहले मेरा खत्म हो, वो दोबारा से खिसकने की आवाज आई, और वो मूर्ति मुंह के बल नीचे। और संगत जी, वो मूर्ति बहुत ही डिफरेंट तरीके से खंडित हुई। मतलब पैर उसके टूटे, पैर खंडित हुए, लेकिन फेस और वो जो मूर्ति थी, वो आगे का हिस्सा वो था, मतलब शिव जी का फेस भी था, उनके हाथ भी थे, लेकिन नीचे पैर वो नहीं थे। और ना, लेकिन ना उसके जो अंश थे वो आउट ऑफ ब्लूज हमारी बालकनी तक गए। घर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर वो उस मूर्ति के टूटने के अंश न गए हो, मतलब जहां पर पहुंच भी नहीं सकते थे वहां पर भी। मतलब बहुत ज्यादा मैं बेचैन हो गई कि ये क्या है, ये तो कोई इंडिकेशन है, मतलब कोई बगैर किसी रीजन के वो, एक तो वो मूर्ति खिसकी और मुंह के बल गिरी, और वो इंटैक्ट है। इवन जिसपे वो खाल होती है जिसपे शिव जी बैठते हैं, वो भी इंटैक्ट है। तो बोलते हैं कि खंडित मूर्ति बहाते नहीं, मतलब रखते नहीं है, उसको प्रवाह कर देते। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसको प्रवाह नहीं किया, मैंने उनको इकट्ठा किया, एक पॉलिथीन में गांठ मार के रखा, और उसको एक स्टील के डब्बे में मैंने रख दिया। ये वो खंडित मूर्ति मतलब 3-4 साल वो उसी डब्बे में रही। और उसके बाद में संगत जी, हमारे घर में रेनोवेशन हुई, ये बात आपको, और हाँ, इससे ये कनेक्ट क्या हुआ कि ये बात हुई 29 मई 2007, और 31 मई को गुरुजी ने अपना चोला बदल लिया। उस टाइम तो दिमाग इतना सुन्न हो चुका था, इतना दिमाग मतलब उड़ ही चुका था हमारा गुरुजी की वो न्यूज सुन के, क्योंकि हमारे को तो ये लगता था कि वो तो ईश्वर है, और अब मतलब हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमारे गुरुजी अब है। वो
वो करेंगे, लेकिन ऐसा होएगा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे, कहीं भी ख्वाबो ख्याल में नहीं था। तो मेरा बिल्कुल भी रोना बंद नहीं हो रहा था, मतलब वो शौक, वो चीज को मैं ना नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, बोला मंग की मंगनी है। मैं गुरुजी वापस आ जाओ गुरुजी, कहते है कि मंग लिया। कह के वो मेरे ड्रीम से डिसअपियर हो गए। बस जैसा गुरुजी की सुनते हैं कि गुरुजी ने बोला था कि मैं 16 साल बाद वापस आऊंगा। संगत जी, मैं तो अभी भी बोलती हूँ गुरुजी, 16 साल हो गए गुरुजी, आपको 16 साल हो गए, अब आ जाओ, अपना प्रॉमिस पूरा करो। आपका तो कोई वादा ऐसा नहीं होता जो गलत हो या झूठा हो। आप आओ गुरुजी, बहुत 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 इंतजार कर रहे हैं। नो डाउट संगत जी, गुरुजी अभी भी है, मंदिर में है, हर जगह है। जब हम उनको दिल से याद करते, वो आज भी हमारे कार्य पूरे करते हैं, सुनते हैं हमको। लेकिन जिन आंखों ने उनको फिजिकली देखा हो, जिन्होंने उनको छुआ हो, जिन्होंने उनकी खुशबू पाई हो, ये मन नहीं मानता। गुरुजी आजो, अपना वादा पूरा करो गुरुजी, 16 साल हो गए। और ये भी बोला था गुरुजी, आप ही पहचानोगे हमें, आप कौन सा रूप लेकर आओगे हम नहीं जानते, लेकिन आओगे जरूर। रब का वादा कभी झूठा नहीं होता। हम वेट कर रहे हैं गुरुजी, जल्दी आना गुरुजी। ये और सुनाती हूँ संगत जी, ये थोड़ा लाइटर मोड में है। मैंने आप सब लोगों को भी उदास कर दिया होगा ये सब बोल के। जब हम गुरुजी के पास जाना स्टार्ट हुए थे, तो मतलब गुरुजी से कौन नहीं सम्मोहित होता, कौन नहीं उनके प्यार के उसमें बन जाता। तो यही हमारे साथ में भी यही होता था। तो मैं हर वक्त ना मतलब गुरुजी के स्वरूप को बहुत बहुत प्यार से देखती रहती थी, और मन मन में बातें करती थी। तो ना मैं बोलती थी, मैंने कहा अभी गुरुजी ने ये हाथ हिलाया, अभी आंखें हिलाई, अभी ऐसे मुस्कुराए गुरुजी, अभी ये किया। तो ना अंकल को ये लगता था कि ना ये इसके सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन जैसे मैं बातें करती हूँ ऐसे ये भी, हर कोई अपने अपने लेवल पे बात करता है। तो ये भी ना गुरुजी के पास उनके स्वरूप के आगे खड़े उनसे बात कर रहे थे। गुरुजी तुसी कुछ नहीं कर देना, झूठ बोल दिया ना, तो तुसी ऐसे कदे नहीं करते थे ना। गुरुजी ने ना उसी टाइम ना अपनी ना आईब्रो लिफ्ट करी, तो एकदम से ये हिल गए कि, और एकदम से बोले गुरुजी ये तुसी किता। तो गुरुजी ने इनको बोला, हस्बैंड को बोला आहो। तो दोबारा से गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो। तो मेरे को आके बोलते कि हाँ जो तुम बोलती हो ना कि गुरुजी ने अभी ये किया अभी वो किया, हाँ होता होगा ना। तो मैं कहे इन्हें क्या हुआ। तो फिर इन्होंने बहुत टाइम बाद जाके मुझे ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैं तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तो गुरुजी ने ऐसा ऐसा किया। तो संगत जी कभी भी मतलब किसी को भी चैलेंज नहीं करना चाहिए गुरुजी के बारे में, क्योंकि एक्चुअली कई लोग अपनी जगह वो होते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है कि गुरुजी रब है, और रब तो कुछ भी कर सकता है। और वही है कि आज तक जितनी भी दुनिया में सारे देखे हैं कि मूर्तियां तो मूर्तियां ही जैसी देखी ना। तो लेकिन हमारे तो गुरुजी का तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जहां से चमत्कार नहीं होते। मतलब उनके स्वरूप से बातें होती है, वो जवाब देते हैं, टेलीपैथी से जवाब देते हैं बहुत सारे आपको
और हर तरीके के। तो मेरे साथ में भी ऐसा कई बार हुआ कि जो गुरुजी ने मेरे साथ में टेलीपैथी से बात करी, एंड दैट प्रूव्ड कि वो बात सच है। कई बार इस तरीके से वो हुआ है कि जो भी बातें गुरुजी ने वो करी तो वो बिल्कुल वो है। अब एक बारी अच्छा, मैं आपको एक और बताती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे, दोनों में 2 साल 8 मिनट का फर्क है, लेकिन बर्थडे एक ही दिन का है उनका। तो ऑब्वियसली जब बाहर होंगे तो माँ तो मनाएगी ना अपने बच्चों का बर्थडे, तो सिर्फ गुरुजी के साथ ही मनाएंगे हम तो जब भी बच्चों का बर्थडे होता है तो सत्संग करते हैं। तो एक बारी एक आंटी आई हुई थी, तो उन्होंने मतलब वो कनेक्टेड रहती हैं काफी गुरुजी के साथ में। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो तब उन्होंने मेरे को बुला के बोला, आशु आंटी एक बात पूछूं? मैं कहा हाँ। कहते आज ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ जन्म दिन सीगा। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे दोनों बच्चों का? मैं कहा हाँ जी, दोनों बच्चों का। तो कहते हैं क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं बच्चिया दे जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां। सोचो संगत जी कि एक माँ को अगर गुरुजी ये बधाइयां मेरे को बोल रहे तो कितनी हमारी झोली खुशियों से भर गई। तो यही और क्या चाहिए हमें, तो गुरुजी का बस आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुजी तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, एक जो मैं आपको सॉरी मैं दोबारा से फ्लैशबैक मतलब दोबारा से वो कर रही हूँ कि वो जो शिव मूर्ति टूटी थी, जो मैंने आपको बताया था, तो वो इंडिकेशन था गुरुजी का, क्योंकि दैट इट हैपेंड ऑन 29th ऑफ मई एंड 31st मई गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला, जिस रूप में वो आए थे हम लोगों के पास पहले, वो बदल लिया था। और उसके बाद में संगत जी इसके ना मैंने जो भी उसके खंडित मूर्ति के अंश थे वो ना मैंने ना सारे बांध के ना एक पॉलिथीन में डाल के स्टील के डब्बे में रख दिए थे। और वो स्टील का जो वो था, मैंने मतलब सब बोलते हैं कि खंडित मूर्ति को प्रवाह कर देना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना था, तो मैंने वो रख लिया था। उसके बाद में वो दो उसके बाद में 2 ढाई साल वो हमारे घर पे ही रहा, और रेनोवेशन होना था, और रेनोवेशन में वो बाकी सारी चीजें पड़ी थी उस डब्बे में, लेकिन बस वो खंडित मूर्ति उसमें से गायब हो गई, उस डब्बे में से। कैसे नहीं मालूम। बाकी जो कुछ भी था उसमें वो पड़ा हुआ, लेकिन वो खंडित मूर्ति गायब। अब ये क्या हुआ क्यों हुआ ये तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ संगत जी। और एक बार क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे सत्संग जो है ना वो सत्संग के साथ में ही कनेक्टेड है। एक बार मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि ना मम्मा आप लोगों की एनिवर्सरी आ रही है तो आप सत्संग क्यों नहीं करवा लेते? तो मेरे लिए बस ये बोलना ही ना मेरे को लगता है कि ये गुरुजी का आदेश है। तो मैंने हमने करवाया सत्संग। तो उस दिन क्या था, अंकल जनरली मुझसे पूछ के पहनते हैं कपड़े कि आज मैं क्या पहनूं, क्योंकि अगर स्पेशली ऐसा ओकेजन है तो मैंने बोला मैंने आज मैं पिंक में हूँ तो आप भी पिंक शर्ट पहन लो। तो कहते अच्छा, और जब पहन कर आए तो ग्रीन शर्ट। तो मैंने कहा अब मन में सोचा कि अजीब है, पूछा ये और पहन कर आए ये। तो संगत जी उस दिन जो भी संगत आई पता नहीं उनको कहाँ से ये मतलब इंट्यूशन हुई है क्या हुआ, तो बोलते आंटी आज कुछ है। तो मैंने ना वही है क्योंकि सत्संग चल रहा था तो बात तो करनी नहीं थी, तो मैंने ना नाम में सिर हिला दिया। तो कह रहे नहीं 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 कुछ है आंटी, आज ये है ये है ये है, लास्ट में पूछा एनिवर्सरी। अब
गुरुजी के सामने सत्संग चल रहा है और मैं झूठ तो नहीं बोल सकती, तो मैंने बोला थोड़ा मैंने ऐसे इसमें नॉड कर दिया अपना सिर। तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा संगत ने कि जो गुरुजी के चरणों में मालाएँ डली हुई थी, वो दोनों बड़ी वाली, तो उन्होंने वो उठाई और वो बोला चलो, 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 चलो सत्संग खत्म होने के बाद में कि चलो, चलो एक-दूसरे को माला पहनाओ, अब जयमाला पहनाओ। तो संगत जी वो इस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स हुआ। तो उसके बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी और उनका बेटा भी आया हुआ था। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो ऑब्वियसली तब सबने अपने मोबाइल्स ऑन करे, तो वो देखने लगे। तो उसने देखा कि जो हमारी 1:40 पर क्योंकि 12:30 का था, तो नहीं वो था 2:30 खत्म हुआ, उसके बाद में हमारी माला का वो हुआ। तो वो जिस टाइम पर हमने एक दूसरे को माला पहनाई थी और वो सेम फोटो मेरे जो नेफ्यू का, मतलब जो मेरी सिस्टर लॉ के बेटा, उसके मोबाइल में सुबह 10:10 पर वो हमारी फोटो आई हुई है। तो वो हैरान कि उसको किसी उसके फ्रेंड ने कैसे भेजी है ये फोटो। तो उसने पूछा तुम किसके है, ये फोटो किसकी भेजी है तुमने? तो कहता मेरे को नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता और मैंने भेजी भी नहीं है। इमेजिन संगत जी कि मतलब जो भी हमारा हो रहा है वो हमारी मर्जी नहीं है। मतलब किसी एक अनजान, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही अनजान, क्योंकि वो हमारे नेफ्यू का वो है, फ्रेंड है, और जबकि वो कैलकाटा का और वो उस टाइम बॉम्बे है। कहते मैं नहीं जानता और मैंने ये फोटो भेजी भी नहीं है, मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो उसने कहा लेकिन देखो तुम। तो वो देख के हैरान, कहते हाँ गई तो मेरे मोबाइल से है लेकिन मैं नहीं जानता। तो वो जिस जो हमारा ये होना था, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स होना था, दैट वाज डिसाइडेड बाय गुरुजी। इमेजिन संगत जी, कोई छोटी से छोटी बात भी वो नहीं होती। और संगत जी जो हम देख रहे हैं शाम के 5 बजे के करीब जो फोटो, वो जो हमारी जिस टाइम पर क्लिक हुई थी उस टाइम पर वो आई हुई थी, उससे पहले उसके मोबाइल पर। तो क्या ही गुरुजी की कृपाओं का वर्णन करे कि कितने गजब काम हो जाते हैं। और अ, और हाँ संगत जी एक और बताती हूँ। एक बार ये क्या हुआ, सत्संग रखा, तो उसके बाद में भोग लगाने के लिए जब हम मैं जा रही थी गुरुजी को, तो मैंने कहा कि वो जो गुरुजी के पराठे थे वो अलग फॉइल में रैप्ड थे। तो पहले मैं भोग लगाने के वक्त में वो खोलने लगी, फिर मैंने कहा ना ना गुरुजी आप ना, आप पे ही खोल लेना। और संगत जी जब वो भोग के बाद में वो जो जैसे होता है, हम 10-15 मिनट का फिर उसके बाद में हम वो भोग उठाने जाते हैं, गुरुजी से लेने जाते हैं। तो वो जब मैंने उठाया तो देखा वो फॉइल खुला हुआ था। तो मतलब गुरुजी आते, वो भोग भी स्वीकार करते हैं। हाँ संगत जी, इसी सत्संग के रिगार्डिंग गुरुजी ने मेरे को एक हुक्म भी दिया था। एक बारी क्या हुआ कि मैं मंडे का दिन था, मंदिर गई, बड़े मंदिर, तो वहां पर मैं बैठी हुई थी तो ध्यान लग गया, कृपा थी उनकी। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि चल तू सत्संग करा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते इस तरीक नु करा लै। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि क्या क्या बनाना है, कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। और वो जो भी उन्होंने बोलना था वो मुझे हुक्म दिया, ये बनाना है मीठे में भी ये बनाना है। और बोला कि ना तूने ना सेवा किसी को बांटनी नहीं है,
सारा कुछ तो खुद बनाना है। मैंने कहा जी गुरु जी। तो ये है संगत जी कि ना जैसे अब हम लोग करते हैं, मैं हम लोग में मैं अपने आप को भी कई मामलों में गलत बोलती हूँ, लेकिन जनरली कई लोग बाहर से कैटरिंग करवा लेते हैं, ये है वो है, लेकिन देखो गुरुजी लाइक करते हैं कि अगर हम अपने हाथ से हम खुद बनाए, क्योंकि जो भी बाहर वाला बनाएगा वो उतनी सच्चाई के साथ में, इतनी सफाई के साथ में नहीं बनाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद ही वो करें। तो जो गुरुजी हुक्म देते हैं वो एक बारी के लिए नहीं होता, दैट इज फॉर एवर। तो मैं उसके बाद से मतलब सारा जो भी लंगर प्रसाद होता है वो चाहे जितने मर्जी जने लोगों का हो, वो मैं खुद ही बनाती हूँ। हाँ सॉरी गुरुजी, थोड़ी सी चपाती सेवा मेरे को देनी पड़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि हमारे घर की गैसें है, बड़े बड़े चूल्हे नहीं है जिसपे काम फटाफट हो जाए। तो उसमें वही 2 गैसों में, मतलब चाहे आप 4 बर्नर वाला भी ले लो तो उतना ही काम हो पाता है। तो चपातियां कई बारी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मुझे देनी पड़ जाती है उसकी सेवा, क्योंकि अगर 12:30 का सत्संग रखे तो दरबार भी और सारा कुछ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। खैर, मैं उस सत्संग पे वापस आती हूँ कि जहां पर मैं दरबार में बैठी थी, तो मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि चल तू सत्संग करा ला। तो मैं कहा हाँ जी। गुरुजी ने मुझे डेट दी, टाइम दिया, और ये भी बोला कि सेवा वरनी नहीं है, वो तो खुद करनी है। जिसके आगे का अगला पाठ मैंने आपको पहले सुना दिया। तो संगत जी, वो जब मैं घर आई तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा गुरुजी का हुक्म आया है सत्संग करने का। कहते तेरे को और आता ही क्या है, हर वक्त तेरे दिमाग में गुरुजी घूमते रहते हैं, इसीलिए तेरे को सत्संग घूमता रहता है। मैंने कहा ऐसा है संगत जी, उस वक्त में मैं हफ्ते में 2 बार मंदिर जरूर आती थी। तो मैंने कहा गुरुजी को तो पता है ना मेरे मंदिर जाने के डेज कौन से हैं, ये है। तो मैंने कहा उसके देख लेना। मैंने कहा अब ये जो गुरुजी ने डेट दी है ना, मैंने कहा ये देखना उसके आजू बाजू भी टच नहीं कर रही होगी, मान जाना आप। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सा वार है, क्या नहीं, क्योंकि जो मुझे गुरुजी ने डेट दी थी वो दैट वाज 7th ऑफ मार्च। और उस टाइम ये भी बोला था, मैं ध्यान में बैठी हूँ, ये भी बोला था कि दो अंकल दरबार च बैठे, तूर आंटी भी इथे बैठी है, इन्हों हुने ही कह दे। मैंने कहा उन्होंने मेरे को ये 2 लोगों को इनवाइट भी दे दिया हुआ है, मेरे से दिलवा दिया गुरुजी ने। तो देखा संगत जी, वो जो दिन था बुधवार, ना वो संडे को टच करता था ना वो थर्सडे को, क्योंकि मैं हमने एक संडे को जाते थे, एक थर्सडे को जाते थे मंदिर उस वक्त। तो वो जो दिन था वो बुधवार था, ना वो थर्सडे, ना उसके आसपास, ना कुछ और। तो मैं कहा अब बताओ। तो और वो था जो जिस दिन होलिका दहन होता है, दैट वाज पूर्णमासी। तो उस दिन का वो दिन था। और ये भी बोला, और फिर जिन जिन को बुलाया उन्होंने तो आना ही आना था, क्योंकि वो तो गुरुजी होते हैं भेजने वाले। हम सोचते हैं हमारे बोलने से, हमारे कहने से संगत आ रही है, सब प्लानिंग गुरुजी की होती है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और संगत जी, मेरी ना बड़ी खराब आदत है, तो मैं ना बड़ा परेशान भी करती हूँ कई बार गुरुजी को कि सत्संग होता है तो गुरुजी, कई बार जैसे होता है नहीं महसूस हुआ फ्रेग्रेंस, या किसी संगत ने आके नहीं बोला कि बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मैं बड़े परेशान हो जाती हूँ कि गुरुजी ये सत्संग में आप आए थे। तो अब एक बार क्या हुआ, एक सत्संग का मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला कि गुरुजी आए। किसी सत्संग मतलब किसी भी संगत ने भी नहीं कहा कि आपके यहाँ फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की। तो अब तो मैंने कहा सत्संग हुआ गुरुजी, आप आए भी थे। तो मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया परेशान। तो कहा मैंने तभी हमारे एक आंटी, जो हम 3rd फ्लोर पर है, तो वो आंटी ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। तो 4-5 दिन बाद में ना मेरे को कहते हैं आशु, तेरे घर च सत्संग सीगा थोड़े दिन पहले। मैंने कहा हाँ आंटी सॉरी, मैं आपको बुलाना ही भूल गई थी।
तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ मैं ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਦੇ गुरु जी ਦੀ खुशबू है। तो एक तो संगत जी यही सुन के बड़ा दिल खुश हुआ कि आशु के गुरु जी की वो है खुशबू। तो संगत जी कैसे मतलब अगर हम दिमाग में हमारे कुछ कीड़ा काट रहा हो तो देखो गुरु जी जवाब भी कैसे दे देते हैं। तो जितना भी हम शुक्राना करें गुरु जी का उतना उतना कम है। और संगत जी एक और है कि ना जैसे हम जल प्रसाद रखते हैं गुरु जी के लिए तो उसके बाद में हम वो एक एक स्पून सबको बांट देते। अब उस बार ही क्या हुआ कि मैं भूल गई तो वो जल प्रसाद देना भूल गई और ना वो मैंने उठा के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था कि कहीं वो ग्लास इधर उधर गिर ना जाए कई बार या कोई और ऐसे ही ना उठा के पी ले। तो मैंने फ्रिज में रखा और वो फ्रिज में संभालने के इसमें मैंने थोड़ा उसको पीछे रखा तो उसके बाद मैं भूल ही गई। मतलब 15 दिन वो फ्रिज में ही रहा। उसके बाद संगत जी मेरे को जब दिखा तो मैंने कहा ये तो मैं भूल ही गई। तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं। मैंने क्या किया कि जो हमारा पानी का कैंपर होता है मैंने उसमें डाल दिया कि चलो अब ये सारा ही जल प्रसाद हो जाएगा अब हम इससे ऐसे ऐसे पीते हैं। संगत जी यू वोंट बिलीव वो इतना बड़ा कैंपर और वो एक छोटा सा ग्लास वो जो गुरु जी का रखा हुआ जल प्रसाद। संगत जी जो भी वो पिए कह रहे आपने इसमें गुलाब जल मिलाया है। मैं कहा नहीं भाई हमने नहीं मिलाया। कहते इसमें तो गुलाबों की खुशबू आ रही है। संगत जी वो उसमें पानी के उस कैंपर में जितना भी हम पानी मतलब जैसे होता है ना कि वो कम हो गया और डाल दिया वो हम उसको रिफिल करते जाए लेकिन खुशबू एज इट इज रही। वो होता है कि ना जैसे काफी टाइम बाद में आपको लगता है कि नहीं अब मतलब ये पूरा जो है ये एक बार एक साफ हो जाना चाहिए। तब तक उसमें जितने भी आए पता नहीं कितने लोगों का गुरुजी ने कल्याण करना होगा कि जिन जिन को वो जल प्रसाद पीने को मिला। और संगत जी एक है उस दिन का है सत्संग जब मेट्रोज भी बंद हो गई थी जब हमारी नॉर्दर्न ग्रिड जो है वो फेल हो गई थी। बीच में ये मतलब काफी साल हो गए इस बात को। तो उस दिन क्या था कि हुक्म था गुरुजी का सत्संग करवाने के लिए मेरे को। और गुरुजी ने पहले ही ना वो बोल दिया था कि लंगर मतलब मेरे छोटे बेटे के थ्रू गुरुजी ने कहलवाया था कि उसको बोला था कि मानो कहीं लंगर ज्यादा बनाएगी संगत बहुत ज्यादा आएगी ऐसे तो संभलेगी नहीं। और संगत जी और ये वो दिन था जब नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी इवन मेट्रोज भी रुक गई थी और इवन प्रेसिडेंट हाउस में भी लाइट नहीं थी। तो वो कुछ देर के लिए ऐसा टाइम था और जो बाकी हम आम जनता के लिए तो वो क्या शाम के 6 बजे का सत्संग और लाइट आ ही नहीं रही है। और आप सोच सको कि वो जून ना जुलाई का महीना था शायद 29 जुलाई थी जहां तक मुझे याद है। तो नॉर्दर्न ग्रिड की वजह से वो अब मैं फिर गुरु जी को अरदास करी मैं कहा गुरु जी पूरे संसार ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾਰਦਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ तो पूरी शोभा नाल होना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। तो नॉर्दर्न ग्रिड ਦੀ ਕੀ औकात है संभालना तो सारा तुसी है गुरु जी। तो संगत जी यू वोंट बिलीव इट कि 7 बजे का सत्संग 6 बजे लाइट आ गई और गुरु जी का सत्संग बहुत ही मतलब आराम से वो हुआ। हाँ जो गुरु जी की बात थी कि इतनी संगत आएगी कि इसे तेरी माँ मतलब ऋषभ को छोटे वाले बेटे को ये मैसेज दिया था कि मानो कहे कि ना ज्यादा बनाएगी लंगर ऐसे तो संभलेगी नहीं इतनी संगत आएगी। तो जितना भी वो था मतलब मैं जो 250 लोगों का एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैंने वो 350 का कर दिया था लेकिन संगत उससे भी बहुत ज्यादा
हम मतलब वो होता है, लेकिन ना सच में संगत जी कि ना ऐसे होता है कि ना सच में गुरुजी ना ऐसे लगता है दीवारों को पीछे खिसका देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो हम खिसका सकते हैं इनफैक्ट, मतलब लेकिन बेड वगैरह तो हम नहीं निकाल सकते, वैसे भी हम लोग थर्ड फ्लोर पर है, कहाँ निकाल के रखेंगे कहाँ? कोई आगे ऐसे ग्राउंड हो कुछ हो तो आप रख सको, तो हमारी तो सीढ़ियां हो जाती है कि अगर हम छत पे भी रखें तो भी कैसे, पॉसिबल ही नहीं है डबल बेड को आप सीढ़ियों में, वो छोटी सी सीढ़ियों के थ्रू आप वो कर ले, कहाँ रखेंगे और फिर कहाँ से आप इतनी लेबर लेकर आएंगे? तो लेकिन बस गुरुजी ऐसे लगता है कि दीवारों को ही पीछे खिसका देते हैं कि जिसमें इतनी संगत आ गई, मतलब ये हुआ था कि जब तक मेरा ध्यान लगा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी, तब तक तो आई वाज ओके, लेकिन जहां मेरा आंखें खुली और मैंने देखा जिस हिसाब से संगत, तो सच में मेरे होश उड़ गए थे कि जिस तरीके से बड़े फंक्शंस में होता है कि माथा टेकने वालों की लाइन नहीं टूटती है, वैसा ही उस दिन हो रहा था। गुरुजी ने तो इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन और उसके बाद में ना जब वो संगत बरता रहे थे लंगर, तो मैं उनको ना धीरे से जाके बोला कि आप लोग ना पहले ना जो मैंडेटरी है ना, 2 चपाती और भी 2 सब्जी और ये जो भी मीठा वीठा ये सारा सिर्फ अभी इतना दो, रिफिल मत करो। तो इतनी जोर से मुझे डांट पड़ी, वो किसी संगत ने नहीं डांटा, मेरे को लगता मेरे को गुरुजी ने डांट डलवाई कि बस तूने अपना काम कर दिया, अब ये मेरा काम चल रहा है कि मैंने बरकत डालनी है। तो वो है, मैं वही बोल रही थी मैंडेटरी दो, रिफिल मत करो। तो कहते हैं ना वो संगत के थ्रू मेरे को गुरुजी ने डांटा होगा कि ये आपका है, गुरुजी है बरकत डालने वाले, गुरुजी आपको पता है ना वो कमी नहीं होने देंगे। और सच में संगत जी, और उसके बाद में जब सत्संग खत्म हुआ तो मेरे को वो मैंने ड्रम्स देखे, तो मेरे को ना उसके बिल्कुल ब्रिम ब्रिम में लगा कि दाल प्रसाद है और रायता है और खीर है, ये सारा कुछ है, बचा हुआ सब्जी भी है। तो बस वही जैसे होता है ना किनारे किनारे में थोड़ी थोड़ी सी बची होगी, लेकिन जब मैंने निकाला तो वो 1.5 किलो के पतीले, और गुरु जी को ये भी पता है कि कल तक थकी टुट्टी हो रही है, इसको तो बनना नहीं हैगा लंगर, तो ये कहाँ बनाएगी खाना, तो अब कल के लिए इसका इंतजाम हो जाए। तो संगत जी इतना इतना वो निकल गया कि आराम से पूरी फैमिली का अगला दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीजें हो जाए। तो इतना ध्यान रखते हैं गुरु जी, क्या ही बताएं। और संगत जी, ये जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि लंगर प्रसाद खुद बनाए, कोशिश करिए आप लोग कि ना जो भी संगत, मतलब जब भी आप सत्संग करवाएं तो लंगर खुद से बनाए, ना ऑर्डर करा करें, क्योंकि ना तो उनमें उतने भाव होंगे, और हमने जो बनाना है हमारा मंत्र जाप चलते रहेंगे, पीछे से हमारे शब्द चलते रहेंगे, तो हम लोगों ने इतने प्यार से बनाना है। पर संगत जी कभी भी चटनी ना बनाना भूलना, मैं भूली थी एक बार, बहुत डांट पड़ी मुझे। तो यही हुआ था, बड़ी पुरानी संगत पायलट आंटी वो भी आई हुई थी सत्संग में, तो उन्होंने बोला कि वो आके बैठी और थोड़ा वो लेट आई पहुंची थी, तो उनको गुरुजी ने टेलीपैथी से बोल दिया था, आज आंटी ने ना गोभी ज्यादा गलाती है, तो ना चटनी बनानी भूल गई है। संगत जी वो दिन गया और आज का दिन आया, जब भी सत्संग होता है सबसे पहले चटनी बना लेती हूँ, मैं चटनी बनाना एक्चुअली मैं भूल गई थी, और क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगती तो वो चीजें दिमाग से ही निकल गई। मैं चटनी अचार ज्यादा खुश होके नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए ऐसी चीजें मैं बनाना और रखना वखना भी भूल जाती हूँ। तो और वो मैंने आपको बताया, तो जब आप दिल से बुलाते हैं तो संगत जी हकीकत में गुरु जी आते हैं, जो मैंने शायद आपको मैं सुना चुकी हूँ ये सत्संग, कि जब मैं भोग लगाने के बाद में मैं जब वो थाली उठाने गई थी तो उसका वो फॉइल खुला हुआ था, तो सोच सकते हो कि मेरी हालत उस टाइम क्या हुई होगी, कितने जबरदस्त मेरे को गूज बम्स आए थे कि सच में गुरुजी आते हैं। तो बोला ये नहीं है, हम लोग तो जितना भी अपने संगत होने पे, अपने गुरुजी के डिसाइपल होने पर हम मान करें ना, मतलब अपने ऊपर गर्व घमंड आता है कि हाय हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जो सच में आते हैं, मतलब
क्या बोलूं मैं, कि सच में आते हैं, मतलब कि ऐसे ही लगता है ना दंत कथाएं, कि उनमें ये होता होगा कि नहीं, गुरुजी आज भी जब हम प्यार से बुलाते हैं तो आते हैं, सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैंने शायद बहुत बहुत लंबा कर लिया। थैंक यू कुणाल अंकल, थैंक यू विक्रम अंकल, एंड थैंक यू सारी संगत जी जो भी सुन रही है। गुरुजी सब पर अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरते रहना गुरुजी। सिर्फ आप ही आप है, आप ही का विश्वास है जो हमेशा हमारा बना रहेगा। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू एवरीबडी, सारी संगत को। जय गुरु जी।